प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूं, एमएल सेकेंड ईयर, जिसमें मेरा सब्जेक्ट है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा। और आज का जो टॉपिक है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट कहाँ कहाँ स्थापित है, डाइट के क्या उद्देश्य हैं और डाइट के क्या कार्य हैं, क्या उनका संगठन है, उनके बारे में आज हम गहनता से चर्चा करेंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को धैर्य से सुनेंगे और देखेंगे। इससे पहले मैं कई वीडियो आपको लेकर के आया था, आपने उनको देखा होगा, सुना होगा। शिक्षा के कभी अभिकरणों में मैंने कई अभिकरण आपको बताए, उनमें एनसीईआरटी और उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान सीटीई और एनसीटी आदि के बारे में मैंने गहनता से आपको चर्चा की थी। आज शिक्षा के अभिकरणों में ही मैं डाइट के बारे में आज आपको बता रहा हूं। डाइट जिले की एक शिक्षा संस्थान होती है जो जिले में शिक्षा की व्यवस्था को संभालने का कार्य करती है। जो भी जिले में प्रशिक्षण महाविद्यालय चल रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर जो टीचर तैयार किए जाते हैं, वो डाइट के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं देखी जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत जब नीति बनाई गई थी तो उसमें चर्चा की गई थी कि प्रत्येक जिले में प्राथमिक शिक्षा को अच्छी व्यवस्था देने के लिए, उच्च प्राथमिक शिक्षा की अच्छी व्यवस्था देने के लिए हमें ऐसी संस्था की स्थापना की जाए ताकि उस जिले में शिक्षा की व्यवस्था ठीक एवं सुचारू रूप से चल सके। इसी के संदर्भ को लेकर के सन 1988 में डाइट की स्थापना की गई। उसके अंतर्गत प्रत्येक 33 जिलों में हमारे डाइट स्थापित किए गए, जो कि प्रत्येक जिले में शिक्षा की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। उसमें प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के टीचरों को गुणात्मक सुधार हेतु वो कार्यक्रम स्थापित कर सके, समय समय पर वो निर्देश दे सके। उन निर्देशों के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था में सुधार हो सके, इनका ये कार्य माना जाता है। अध्यापक भी डाइट से विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण लेकर के अपने कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कर सके। ऐसी व्यवस्थाओं के लिए प्रत्येक जिले में 33 डाइट की स्थापना की गई। और अगर हम इनके संगठन की बात करें तो इसमें 8 प्रकार के संगठन या व्यवस्थाओं की बात की गई है। उसमें 8 प्रभाग बनाए गए हैं। पहला प्रभाग है सेवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण प्रभाग। सेवा पूर्व, सेवा से पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो हम विभिन्न प्रशिक्षण कॉलेजों के माध्यम से दे रहे हैं,
उन कार्यक्रमों की देखरेख डाइट के माध्यम से की जाती है। वो प्रभाग इन सारे कार्यक्रम को देखता है, किस प्रकार से कौन सा पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, कितने दिन का पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, उस पाठ्यक्रम में क्या व्यवस्था है, कौन से महाविद्यालय में प्रशिक्षण हो रहा है, और उन महाविद्यालयों में प्रशिक्षण की पूरी जानकारी लेना और समय समय पर सुझाव एवं निर्देश देना इन संगठनों का कार्य हो जाता है, जो सेवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण प्रभाग के अंतर्गत आता है। समय समय पर कई प्रकार की जो ट्रेनिंग है उनके द्वारा दी जाती है। दूसरा है सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र में नवाचार। जो सेवारत जो शिक्षक हैं, जो सेवा में लग चुके हैं, जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, वो सेवा कर रहे हैं, अध्यापन कार्य कर रहे हैं, उन शिक्षकों के लिए समय समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करना भी हमारे इन संगठन का कार्य होता है। और नए नवाचार जो है उनका समन्वय किस प्रकार से किया जाए, नई तकनीकी का समन्वय किस प्रकार से किया जाए, नए जो समय समय पर जो परिवर्तन हो रहे हैं उन तकनीकी के हिसाब से शिक्षा किस प्रकार प्रदान की जाए, इन सारे नवाचारों की व्यवस्था करना भी इन संगठन के कार्य हो जाता है। तो दूसरे हमारे जो संगठन है सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण क्षेत्र में नवाचार समन्वय में ये प्रभाग काम करता है। तीसरा है अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा। जिले स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ स्तर शिक्षा का जो कार्यक्रम है वो चलाया जाता है, ताकि जो विद्यार्थी रेगुलर विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं या उनको शिक्षक की आवश्यकता होती है, तो अनौपचारिक जो शिक्षा से जुड़े हुए स्वयंसेवी संगठन के द्वारा या सरकार से कुछ अनुदान के द्वारा जो शिक्षा की व्यवस्था करते हैं अनौपचारिक शिक्षा केंद्र प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा, उन संदर्भ व्यक्तियों को जो अनुदेशकों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी इन जो संगठन का कार्य होता है, उनका संचालन करना भी इनका कार्य होता है, देखरेख करना भी इनका कार्य होता है। तो ये भी संगठन का एक महत्वपूर्ण प्रभाग माना जाता है। इस सारी व्यवस्था इनके द्वारा देखी जाती है। चौथा है योजना एवं प्रबंधन प्रभाग। शिक्षा की योजना बनाना और प्रबंधन का कार्य करना ये प्रभाग देखता है कि कौन सी योजना प्राथमिक स्तर पर होनी चाहिए, कौन सी योजना मिडिल स्तर पर होनी चाहिए। इन सारी चीजों की योजना, शिक्षा की योजना, कौन सा पाठ्यक्रम, कैसा प्रबंधन, विद्यालय का प्रबंधन कैसे किया जाए, इनके सारी चीजों का प्रभाव के अनुसार उनकी व्यवस्था करना, देखरेख करना, उनको सुनियोजित करना, इन सारी चीजों का प्रबंधन ये योजना प्रबंधन प्रभाग के द्वारा देखा जाता है, ताकि अध्यापक इनसे जो जुड़े हुए हैं अपनी योजनाओं को ठीक प्रकार से संचालन कर सकते हैं, उनके सुझावों को वो मान सकते हैं, उन सुझावों को मानते हुए पूरे विद्यालय का प्रबंधन किस प्रकार से वो कर सकते हैं, शिक्षा का प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं, जो भी समस्याएं उनको कैसे समाधान कर सकते हैं, इन सारे समस्याओं के निवारण के लिए योजना एवं प्रबंधन प्रभाग माना जा रहा है और उनके द्वारा ये देखरेख की जाती है। पांचवा है कार्यानुभव प्रभाग। कार्यानुभव प्रभाग के अंतर्गत समय समय पर अध्यापकों को विभिन्न प्रकार का जो कार्यानुभव दिया जाता है, विभिन्न प्रकार के जो भी प्रोजेक्ट वर्ग दिए जाते हैं, जो भी शिक्षा में नए नवाचारों को ऊपर बताया जाता है, जो भी नए जो कार्यक्रम रखे जाते हैं, वो कार्यानुभव प्रभाग के अंतर्गत आते हैं। वो इनको संपन्न करते हुए, उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इनका क्रियान्वयन करते हैं। ये भी कार्य इनके द्वारा संगठन के द्वारा किया जाता है। छठवां है शैक्षिक प्रौद्योगिकी। शैक्षिक प्रौद्योगिकी जो है हमारा, उसके अंतर्गत जो शिक्षा के जो नई तकनीकी के बारे में, नए
जो वैज्ञानिक युग की जो सामग्री है उसके बारे में, नई प्रौद्योगिकी के बारे में जो जानकारी है, ये नए नवाचारों के बारे में जो शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग आ सकते हैं, टूल्स उपयोग आ सकते हैं, उनके बारे में भी इनका प्रबंधन ये शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग करता है। समय समय पर उनको दिशा निर्देश देना, व्यवस्था करना, उन चीजों को भेजना और जो प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा बीच बीच में ट्रेनिंग देना, उनको सिखाना और उनकी जानकारी प्राप्त करना, उनको बीच बीच में उसका मूल्यांकन करना, ये सारा जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग है उन सारी चीजों को देखता है ताकि शिक्षा की व्यवस्था पूर्ण रूप से ठीक प्रकार से चल सके और अध्यापक उसमें अपना शिक्षा प्राप्त करते हुए अच्छा अध्यापक बन सके और अपनी कार्य योजना को प्रभावी बना सके। ये सारी व्यवस्था शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग के अंतर्गत आती है। 7वां है पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री विकास एवं मूल्यांकन। पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री विकास एवं मूल्यांकन के अंतर्गत जो भी हमारा कार्यक्रम है, किस प्रकार का प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम रखा जाए, कौन सी विषय वस्तु उसमें समाहित की जाए, सम्मिलित की जाए और शिक्षण सामग्री का विकास हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक प्रकार से हम किस प्रकार से अध्यापन कार्य करवा सकते हैं, विद्यार्थी ठीक प्रकार से अधिगम कैसे कर सकता है, इन सारी चीजों की व्यवस्था पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री विकास मूल्यांकन और समय समय पर उनका मूल्यांकन होता रहे, समय समय पर देखरेख होती रहे, समय समय पर परिणाम उनके आते रहे, निष्कर्ष निकलते रहे, उनकी सारी चीजों की व्यवस्था पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री विकास एवं मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। ये भी संगठन का एक 7वां संगठन माना जाता है जो कि डाइट के अंतर्गत, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के अंतर्गत पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री विकास का मूल्यांकन करना भी इनका उत्तरदायित्व हो जाता है। 8वां है प्रशासनिक शाखा प्रभाग। प्रशासनिक शाखा प्रभाग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक व्यवस्थाएं वो देखी जाती है और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत किस प्रकार से हम विद्यालय का प्रबंधन करें, किस प्रकार से हम शिक्षा का प्रबंधन करें, किस प्रकार से हम जो भी शैक्षिक समस्या है उनको हम दूर कर सकते हैं, इन सारी चीजों की व्यवस्था प्रशासनिक शाखा प्रभाग के अंतर्गत आती है। जो भी सरकार के नियम आते रहते हैं उनको अध्यापकों को बताना, उन नियमों के अनुसार अध्यापकों को प्रशिक्षण देना, नए नवाचारों से उनको जोड़ना, नई तकनीक से उनको जोड़ना, विभिन्न प्रकार के समय समय विद्यालय का निरीक्षण करना और समय समय पर उनको कई प्रकार से उनको दिशा निर्देश देना भी प्रशासनिक शाखा प्रभाग का कार्य हो जाता है। ये समय समय पर इन कार्यों को करती रहती है। ये भी महत्वपूर्ण जो संगठन है उनका माना गया प्रशासनिक शाखा विभाग। इनके अंदर पूरी प्रशासनिक व्यवस्था देखी जाती है और अध्यापन के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। ये सारी व्यवस्था है जो 8 मैंने जो आपको प्रभाग बताए हैं उनमें ये विभागों की जानकारी मैंने आपको दी। अगर हम बात करें डाइट के उद्देश्यों की, अगर डाइट के क्या उद्देश्य होते हैं, कौन कौन से उद्देश्यों के अंतर्गत अगर हम चलें तो उन उद्देश्यों की अगर चर्चा करें तो एक एक उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण इसमें माना गया है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक जो शिक्षा है उसमें गुणात्मक सुधार हेतु, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु सुधार करना। जो भी हमारी प्राथमिक शिक्षा है उसमें गुणात्मक सुधार हम किस प्रकार से कर सकते हैं, वो गुणात्मक शिक्षा में कैसे हम प्राथमिक स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं, किस प्रकार से और हम बच्चों को अच्छी सहायक सामग्री दे सकते हैं, स्थायी सहायक सामग्री देकर के उनको पढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से कहानियां के माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से विभिन्न विधियों को अपनाते हुए शिक्षा दे सकते हैं। क्योंकि प्राथमिक शिक्षा अगर मजबूत होगी तो बालक का विकास ठीक प्रकार से होगा, उस शिक्षा का विकास ठीक प्रकार से होगा। इसलिए हम प्राथमिक शिक्षा में बहुत टीचर को मेहनत की आवश्यकता होती है। इसमें गुणात्मक सुधार किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो ये डाइट का ये मेन उद्देश्य हो जाता है कि प्राथमिक शिक्षा अच्छी हो, उनमें किस प्रकार से और ज्यादा सुधारात्मक हम अपना सकते हैं, गुणात्मकता ला सकते हैं, इन सारी चीजों की व्यवस्था हम इसके अंतर्गत दे सकते हैं। ये भी डाइट के उद्देश्य माने नहीं। दूसरे उद्देश्य की अगर हम बात करें, प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों से परिचित कराना। ये कौन कौन से जो परिवर्तन है शिक्षा के क्षेत्र में
वो हमें प्राथमिक स्तर पर उनको परिचित कैसे करा सकते हैं। इन चीजों में जो परिवर्तन आज समय के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन होते जा रहे हैं। आज शिक्षा की व्यवस्था तकनीकी से जुड़ चुकी है। आज प्राचीन समय की शिक्षा न रह करके वैज्ञानिक शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा रह गई है। उन तकनीकी के माध्यम से आज हमें शिक्षा देना जरूरी हो जाता है। इसलिए प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं, जो लगे हुए हैं पहले से, उनको तकनीकी का ज्ञान नहीं होता, उन प्रौद्योगिकी का ज्ञान नहीं होता। तो ऐसी प्रौद्योगिकी का ज्ञान देने के लिए समय समय पर जो शिक्षा में परिवर्तन हो रहे, उनको बताने का कार्य, बताने का उद्देश्य भी इनका डाइट का हो जाता है कि उनको समय समय पर प्रशिक्षण करवाएं। 2 दिवसीय प्रशिक्षण, 6 दिवसीय प्रशिक्षण या 10 दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था उनको करें, ताकि वो प्रशिक्षण उनमें प्राप्त करें और प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए अपने शिक्षण में वो सुधार करें, ऐसी प्रबंधन में वो सुधार करें और उन परिवर्तनों को जान सके जो शिक्षा में परिवर्तन हुए, उन तकनीकी से जुड़ सके। ये भी जो उद्देश्य है वो माना गया। तीसरा, अगर हम बात करें क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक जो अनुसंधान एवं प्रायोगिक कार्य की व्यवस्था करना भी डाइट का परम कार्य है या उद्देश्य माना जाता है कि क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जो शिक्षा के क्षेत्र में छोटी छोटी समस्याएं विद्यालय स्तर पर या प्रबंधन स्तर पर या अन्य कोई जो समस्याएं आ जाती है, उसमें हमें शोध करना, अनुसंधान करना ही क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। उसमें निष्कर्षों को, तथ्यों को इकट्ठा करना और फिर निष्कर्ष निकालना, फिर उनका समाधान करना क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है, ताकि अध्यापक इन अनुसंधानों को करते हुए शैक्षिक समस्याओं को दूर कर सकते हो। इन सारी चीजों का जो उद्देश्य है वो डाइट के अंतर्गत विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देकर के अध्यापकों को ये क्रियात्मक अनुसंधान की बातें बताई जाती है और अनुसंधान के रूप में सिखाया जाता है किस प्रकार से वो क्रियात्मक अनुसंधान कर सके। ये सारी व्यवस्था भी उनके द्वारा की जाती है। और प्रायोगिक कार्य की व्यवस्था, समय समय पर वो अपना प्रायोगिक कार्य, उसमें विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट बनाने के कार्यों की व्यवस्था भी उनके द्वारा दी जाती है, ताकि वो उन समस्याओं को प्रयोगात्मक रूप से देखते हुए उनमें सुधार कर सके। ये कार्य भी, ये उद्देश्य भी इनका माना गया है। तो ये भी एक डाइट का जो उद्देश्य है वो। चौथा है शैक्षिक गतिविधियों को सुचारू गति प्रदान कर महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्था बनाना। शैक्षिक गतिविधियां, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सी गतिविधियां होती है, उनको सुचारू एवं गति प्रदान कर महत्वपूर्ण संस्था बनाना भी इनका कार्य होता है कि शिक्षा में शैक्षिक गतिविधियों को भी हमारा अपनाना चाहिए। शिक्षा की विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हमें अपनानी, जो शिक्षा के क्षेत्र में हमें अपनानी चाहिए, जिससे हम शिक्षा का विकास कर सकते हैं। उनके साथ साथ भी हमें रुचि पैदा करना भी अध्यापकों में बहुत जरूरी हो जाता है। और ये जब जरूरी हो जाता है तो हम इन गतिविधियों को जब विद्यालय में करेंगे, छात्र इन सारी चीजों को सीखेंगे, तो हमारा मेन कर्तव्य हो जाती है कि संस्था को ठीक प्रकार से महत्वपूर्ण स्थान तक पहुंचाना भी हमारे कार्य में आता है कि उसका जो नाम है उस संस्था का हो, छात्र उसमें ठीक प्रकार से अध्ययन कर सके और अध्यापक जो सारी चीजों को सीख सके। ऐसी गतिविधियों की व्यवस्था करना भी डाइट का उद्देश्य होता है कि उनसे वो अध्यापक जुड़ सके और प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। ये भी चीज अध्यापकों में साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को संपन्न कराना। जो भी अध्यापक है उनमें साहित्यिक कार्यक्रमों को जानकारी देना, सामाजिक कार्यक्रमों से जोड़ना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जोड़ना और व्यायाम खेलकूद में भाग हेतु प्रेरित करना। व्यायाम के लिए प्रेरित करने के लिए हमें अध्यापकों के लिए खेलकूद में एवं व्यायाम के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि अध्यापक उनसे जुड़ सके और अपना विकास कर सके। क्योंकि आज का अध्यापक जो है मन और मस्तिष्क से तरोताजा रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा जब हम अच्छी दे सकते हैं जब हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क निवास करेगा हमारे। तो इसलिए हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम व्यायाम करना जरूरी हो जाता है, खेल कूद में भाग लेना जरूरी हो जाता है। तो समय समय पर
अध्यापकों को ऐसे प्रशिक्षण दिए जाते हैं, ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो विभिन्न प्रकार के आयामों या योगासन के द्वारा या खेलकूद के माध्यम से उन कार्यक्रमों में भाग लेकर के ऐसे अध्यापकों को प्रेरित किया जाता है कि उनमें भाग लें और अपने शारीरिक विकास करें, मानसिक विकास करें, आध्यात्मिक विकास करें, सामाजिक विकास करें, सांस्कृतिक विकास करें और साहित्यिक विकास करें। इन सारी विकासों के अंतर्गत अध्यापकों को प्रेरित करने के लिए डाइट का उद्देश्य है कि उन अध्यापकों को उनसे जोड़ें ताकि उनका विकास ठीक प्रकार से हो सके। इसलिए हमें इनको प्रेरित करने के लिए बात भी इन उद्देश्यों में बताई गई है। सेवारत एवं सेवापूर्ण अध्यापक में सहायक सामग्री निर्माण हेतु रुचि उत्पन्न करना। सेवारत अध्यापक जो है, जो सेवा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सेवा से जुड़े हुए हैं, विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और सेवापूर्ण जो अभी लगे नहीं है, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनमें सहायक सामग्री निर्माण हेतु रुचि उत्पन्न करना कि किस प्रकार से वो अपनी सहायक सामग्री का निर्माण कर सके। और सहायक सामग्री का निर्माण के लिए उन्हें बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखना होगा। जिस शिक्षण बिंदु को वो पढ़ा रहे हैं, जिस शिक्षण बिंदु को आज उनको पढ़ाना है, शिक्षण अभ्यास के दौरान उन सहायक सामग्री को किस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं, उस पर पाठ का विकास सहायक सामग्री से कैसे कर सकते हैं, उन सहायक सामग्री का निर्माण करना उनको आना चाहिए। जब तक ऐसे निर्माण करना नहीं आएगा, वो स्थायी ज्ञान बच्चों को नहीं दे पाएगा। इसलिए शिक्षक में सहायक सामग्री का निर्माण करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ये रुचि उत्पन्न करना बहुत जरूरी हो जाता है कि शिक्षा में सहायक सामग्री बनाने का अभ्यास उनको करवाया जाए ताकि उनमें रुचि उत्पन्न हो सके। ऐसी सहायक सामग्री का निर्माण करें ताकि बच्चों को स्थायी ज्ञान उनको मिल सके। हमें जो भी पाठ पढ़ाना है वो सहायक सामग्री के माध्यम से ही पढ़ाना चाहिए। बिना सहायक सामग्री से बच्चे सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं और सरल भाषा में अगर हमें समझाना है तो सहायक सामग्री को शिक्षण के साथ साथ सहायक सामग्री का प्रयोग भी हमें उनके साथ साथ करते रहना चाहिए ताकि हमारा शिक्षण रुचिपूर्ण बन सके। ये व्यवस्था करना भी डाइट का एक उद्देश्य माना गया है। तो सेवारत एवं सेवापूर्ण अध्यापकों में सहायक सामग्री का निर्माण किया जाता है। सामूहिक सेवा संबंधी कार्यों में रुचि उत्पन्न करना। सामूहिक सेवा संबंधी कार्यों में रुचि उत्पन्न करना भी एक डाइट का काम हो जाता है कि उनका उद्देश्य माने गए थे सामूहिक सेवा करें, समूह बना करके, समूह को कार्य को देख करके हमें सामूहिक सेवा की भावना जागृत होनी चाहिए। मिलजुल करके उस कार्य को करें। इन संबंधी कार्यों में रुचि उत्पन्न करना। तुरंत सामूहिक रूप से हम किसी कार्य को छेड़ेंगे या करेंगे तो तुरंत वो कार्य हो जाएगा। अकेला व्यक्ति उस कार्य को नहीं करेगा और सामूहिक रूप से उस कार्य को हम करेंगे तो तुरंत वो कार्य हो जाएगा। इसलिए शिक्षा में सामूहिक सेवा संबंधी कार्यों में रुचि उत्पन्न करना भी हमारा कार्य हो जाता। ये भी व्यवस्था डाइट के उद्देश्यों में भी माना गया है। ये भी एक, क्योंकि हमें समूह के रूप में हमें कार्य करना चाहिए, समूह के संबंधी कार्यों में रुचि उत्पन्न करना चाहिए, ये भी उनका कार्य माना गया है। अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा के अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण देना। अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक जो शिक्षा है एवं प्रौढ़ शिक्षा है जो कि हमारे स्वयंसेवी संगठन के द्वारा संपन्न की जाती है, उन व्यवस्थाओं को देखने के लिए अनुदेशक, जो उनको पढ़ाने वाले अनुदेशक होते और पर्यवेक्षक होते जिनकी वो जांच करते हैं, उनको समय समय पर प्रशिक्षण दे देना चाहिए ताकि वो उसमें सुधार कर सके, जो कमियां उनको दूर कर सके, उनको दिशा निर्देश दे सके। इन सारी चीजों का प्रशिक्षण भी करवाना डाइट का उद्देश्य हो जाता है कि उनको समय समय पर प्रशिक्षण दे। जब तक उनको समय पर प्रशिक्षण नहीं मिलेगा वो अपने आप में सुधार नहीं कर सकेंगे। इसलिए अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा के अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण देना भी डाइट का कार्य हो जाता है। शिक्षा संस्थानों, जिला शिक्षा बोर्ड आदि को चलाने में शैक्षिक परामर्श और निर्देशन देना। शिक्षा संस्थान, जो शिक्षा की संस्थान है, जिला शिक्षा बोर्ड आदि को चलाने में शैक्षिक परामर्श देना भी उनका कार्य हो जाता है कि समय समय पर परामर्श उनको निर्देश देते रहे। जो भी संस्थाएं संचालित है या चल रही है या जिले में जो शिक्षा बोर्ड है उनको किस प्रकार से संचालन करना है, जैसे 8वीं बोर्ड
को संचालन करना, 5वीं बोर्ड को संचालन करना, ये डाइट का ही उद्देश्य माना जाता है कि किस प्रकार से उन संस्थानों को संचालन करें, किस प्रकार जिला शिक्षा बोर्ड के द्वारा उनकी परीक्षा आयोजित करवाएं, किस प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारण करें, कौन से समय पर परीक्षा आयोजित करवाया जाए, किस समय हमारा जो कोर्स है वो पूरा होना चाहिए, जिसके बाद हमें परीक्षा संपन्न करवानी है, और किस प्रकार का मूल्यांकन करना चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं शिक्षा संस्थानों, जिला शिक्षा बोर्ड आदि चलाने, परामर्श निर्देश का कार्य भी डाइट के उद्देश्यों में माना गया है। इस सारा निर्देश एवं परामर्श जो डाइट के द्वारा दिया जाता है ताकि ये व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, ऐसी व्यवस्थाओं के लिए भी हमें डाइट के उद्देश्यों को हम मानते रहते हैं। अगला है शिक्षकों के लिए विभिन्न विषयों के लिए निदानात्मक एवं उपचारात्मक परीक्षण तैयार करना। शिक्षकों के लिए विभिन्न विषयों के लिए जो भी विषयों में कठिनाई आ रही है विषय पढ़ाने में, विषय सामग्री में, तो उन शिक्षकों के लिए समय समय पर निदानात्मक उपचारात्मक परीक्षण तैयार करवाना भी डाइट का उद्देश्य हो जाता है कि उन समस्याओं को कैसे दूर करें, कैसे वो उन निदानात्मक उपचारात्मक परीक्षण पा करके, ट्रेनिंग लेकर के उन समस्याओं को हल कर सकता है, दूर कर सकता है। इन परीक्षणों को वो देखें और सीखे, और सीखने के पश्चात हम विभिन्न विषयों के लिए निदानात्मक उपचारात्मक जो परिणाम है उनको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भी परीक्षणों के बारे में भी, ऐसी सारी व्यवस्थाओं के बारे में डाइट अपना उद्देश्यों को पूरा करता है, उद्देश्यों में समाहित करता है, ऐसी कार्य भी ये करता रहता है। पूरे जिले के लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारण करना तथा उसके लिए आवश्यक संसाधन जुटाना भी डाइट का कार्य होता है। पूरे जिले के लिए शिक्षा का लक्ष्य, जो भी शिक्षा का मैं लक्ष्य जिले में स्थापित करना है वो भी डाइट का ही उद्देश्य माना जाता है। किस प्रकार में हम लक्ष्य को निर्धारण करें, किस प्रकार उनके आवश्यक संसाधनों को जुटाएं, किस प्रकार में आवश्यक दिशा निर्देश दें, ये सारी पूरे जिले की व्यवस्था है जो जिला शिक्षा में प्रशिक्षित संस्थान डाइट के द्वारा की जाती है, ताकि हमें जिले में प्राथमिक स्तर पर एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए हम पूरे जिले में अच्छे जो शिक्षा का विकास कर सके, अच्छे अध्यापकों के लिए अच्छे प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सके, ऐसे लक्ष्यों का निर्धारण करना भी उनके लिए आवश्यक माना जाता है। और समय समय पर विभिन्न प्रकार के संसाधन जुटाना भी डाइट का उद्देश्य माना जाता है कि ये समय समय पर विद्यालय को संसाधन उपलब्ध करवाएं, समय समय पर अनुदान दिलवाएं सरकार के द्वारा, ताकि वो अनुदान के अनुसार उस शिक्षा में, स्कूल में अपना विकास कर सके और बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए व्यवस्था दे सके। ये सारी संपूर्ण जो बातें हैं, ये संपूर्ण जो व्यवस्था है वो डाइट के द्वारा की जाती है, ताकि स्कूल में अध्यापक ठीक प्रकार से स्वव्यवस्थित नियोजित तरीके से इस व्यवस्था को संगठन और प्रबंधन कर सके। इस सारे डाइट के उद्देश्यों में माना जाता है। तो मैंने एक एक बिंदु को आज बहुत गहनता से आपको डाइट के संदर्भ में समझाया है कि हमारी डाइट के कौन कौन से तो संगठन होते हैं, कौन कौन से उद्देश्य होते हैं और कब इसकी स्थापना की गई, ये आप इसको देखेंगे और सुनेंगे। अब आता है डाइट की गतिविधियां, कि डाइट की गतिविधियां कौन कौन सी। अगर हम बात करें डाइट की गतिविधियों के बारे में, तो हमें सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण जो है हमारा, वो प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। जो भी गतिविधियां हमारी होती है डाइट की के ये गतिविधियां हैं, वो हमारे प्राथमिक जो टीचर होते हैं 1 से 5 तक के, और उच्च प्राथमिक 6 से 8 तक के जो टीचर होते हैं उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ही डाइट का कार्य माना जाता है। डाइट इनकी व्यवस्था करता है कि प्राथमिक स्तर के टीचर को 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को कौन से अध्यापक में कौन सा प्रशिक्षण दिया जाए, उनकी क्या विषय वस्तु होनी चाहिए, क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए, क्या उनके द्वारा हमें मूल्यांकन करना चाहिए, कैसे शिक्षा की व्यवस्था को पूर्ण रूप से संपादित कर सकते। इस सारी व्यवस्था सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए अनेक प्रकार के जो प्रशिक्षण की व्यवस्था है वो डाइट के द्वारा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से की जाती है। शैक्षिक प्रतियोगिताएं, और समय समय पर हमें शैक्षिक प्रतियोगिता भी हमें रखनी चाहिए, जिनमें निबंध प्रतियोगिता, जिला स्तर पर एवं राज्य स्तर पर अध्यापकों को जो भी हमारे
प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, द्वितीय स्थान प्राप्त करते हैं, ऐसी प्रतियोगिता को हमें जिले लेवल पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और समय समय पर प्रत्येक सत्र में ऐसी व्यवस्था दी जाती है ताकि अध्यापक उनमें भाग लेकर के अपना स्थान प्राप्त करे और जो स्थान वो प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करता है वो जिला स्तर पर एवं राज्य स्तर पर उनको पुरस्कृत किया जाता है ताकि अध्यापक का उत्साहवर्धन हो सके और आगे भी उस कार्यों को बढ़ावा उनको मिल सके। ऐसे जो स्तर पर जो कार्यक्रम है वो भी डाइट की गतिविधियों में माना जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के नोडल एजेंसियों के द्वारा उनको जो राज्य में शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो हमारी उदयपुर में जो नोडल एजेंसी है उनके द्वारा भी राज्य स्तर पर उनको पुरस्कृत किया जाता है। और जब पुरस्कार जो अध्यापक प्राप्त करता है तो शिक्षा का विकास होना स्वाभाविक है। ऐसी सारी व्यवस्थाओं का संचालन करना भी डाइट की गतिविधियों के अंतर्गत आता है। संगोष्ठियां जो भी है समय समय पर हमें अध्यापकों के लिए संगोष्ठियों का निर्माण करते रहना चाहिए, व्यवस्था देनी चाहिए, संगोष्ठियों की ट्रेनिंग देनी चाहिए, संगोष्ठियों का एक 2 दिवसीय 5 दिवसीय 10 दिवसीय प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि संगोष्ठी में वो विभिन्न प्रकार की सामग्री का निर्माण कर सके। जब हम संगोष्ठी या सम्मेलन में जब भाग लेते हैं अध्यापक तो सामग्री निर्माण करने की बात हम उसमें बताते हैं तो सब मिलजुल करके अध्यापक उनमें संगोष्ठी में सामग्रियों का निर्माण करते हैं। जो भी उनको प्रोजेक्ट दे दिया जाता है उनको वो पूरा करते हैं। विद्यालय मानचित्रण और विद्यालय का जो मानचित्रण है, मानचित्रण का अर्थ है पूरे विद्यालय का जो नक्शा है वो उसमें बनाने का कार्य भी इसके अंतर्गत किया जाता है। कहाँ पर विद्यालय की कक्षा कक्ष है, कहाँ पर हम विद्यालय में गार्डन लगा रखा है, कहाँ पर हमें सुविधाएं बच्चों को दे रखी है, उन सुविधाओं के बारे में कौन से प्रत्येक नक्शे में हम उसमें इंगित करते हैं और कहाँ पर कोई हैंडपंप या कुआं लगा हुआ है उनको इंगित करते हैं। तो सारी हमारे जो पानी का संग्रह करने का जो टैंक है वो कहाँ पर बना हुआ, ये सारे पेड़ पौधे कहाँ पर लगे हुए, ये सड़क कहाँ पर है, ये सारी पूरे नक्शे में ये सारी चीजें बताई जाती है, मानचित्रण में ये सारी चीजें बताई जाती है। तो ये सारी चीजों की गतिविधियों का संचालन भी डाइट की गतिविधियों में सिखाया जाता है। अध्यापक इन सारी चीजों को सीखता है, उसका मानचित्रण करता है, ये सारी व्यवस्था उनके अंतर्गत सिखाई जाती है। लोकगीत जो कि स्थानीय स्तर पर जो लोकगीत है उनके द्वारा गतिविधियों भी उनके द्वारा सिखाई जाती है, क्योंकि बच्चा जब समाज से निकल कर के आता है तो सारी चीजों की जानकारी बच्चों को उसी स्तर पर रहती है, वहाँ के वातावरण में पलता है। तो लोकगीत, स्थानीय मेले और त्योहारों की जानकारी भी उनको होनी चाहिए। इनके बारे में भी जो गतिविधियों का संचालन करना भी डाइट की गतिविधियों में आता है। इसलिए स्थानीय मेले कौन कौन से हैं, कब लगते हैं, कितने दिन के लिए लगते हैं, ये सारी जानकारी उनके द्वारा प्रदान की जाती है। क्योंकि अपन देखते हैं हर जिले की अलग अलग व्यवस्थाएं होती है। हर जिले में जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा हर जिले में जो मेले और त्योहार है उनके द्वारा अवकाश रखे जाते हैं, उनको पावर के अनुसार वो अवकाश रखते हैं। तो इसलिए अलग अलग जिले की अलग अलग व्यवस्थाओं को देखते हुए वहाँ मेले और त्योहार जो उनकी गतिविधियों को संचालन करने की सारी व्यवस्थाएं भी हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र में डाइट करती है कि हमारे स्थानीय मेले कौन कौन से हैं और त्योहार कौन कौन से हैं, उनको विद्यालयों में बताना, अध्यापकों को उनको समझाना। क्योंकि अध्यापकों की नियुक्ति एक ही स्थान से नहीं होती, दूर दराज से भी अध्यापक आते, वो अनभिज्ञ रहते हैं इन सारी चीज़ों से कि यहाँ का वातावरण क्या है, यहाँ के मेले त्योहार कौन कौन से हैं, यहाँ के जो अपने जो लोकगीत कौन कौन से, उनको उन वातावरण में सिखाने का प्रशिक्षण में उनके द्वारा दिया जाता, उनको सिखाया जाता ताकि उसमें घुल मिल करके वो अच्छा शिक्षा का विकास कर सके। ये भी बात उनके द्वारा जो गतिविधियों के अंतर्गत बताई जाती है। नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, नियुक्ति की व्यवस्था एवं प्रशिक्षण, जो भी अध्यापक नए नियुक्त होते हैं, नव नियुक्त शिक्षकों को विभिन्न प्रकार का जो नियुक्ति एवं प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी डाइट की गतिविधियों में माना जाता है। उन गतिविधियों के माध्यम से नव नियुक्त जो शिक्षक होते हैं, जो नए लगते हैं, जो नई ज्वाइनिंग जिन शिक्षकों की होती है, उनकी डाइट के द्वारा 6 दिवसीय प्रशिक्षण
में लगाया जाता है, उन 6 दिवसीय प्रशिक्षण के अनुसार वो उनमें सहभागिता अपनाता है और किस प्रकार से कक्षा का संचालन किया जाए, कक्षा का संचालन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उनमें ये सिखाया जाता है। विद्यालय के अभिलेखों के बारे में उनको बताया जाता है और परीक्षा के नियमों के बारे में बताया जाता है। स्कूल का संचालन हमें किस प्रकार से करना है, बच्चों को किस प्रकार से हमें समय पर आने के लिए नियम और कानूनों के बारे में उसमें बताया जाता है। इन सारी चीजों की व्यवस्था जो भी है हमारी जो भी नवनियुक्त शिक्षकों को 6 दिवसीय प्रशिक्षण के अंतर्गत डाइट कई प्रकार के कार्यक्रमों को संपन्न करवाती है। इसलिए सहभागिता अध्यापक का होना जरूरी हो जाती है, उसमें भाग लेना अध्यापक का जरूरी हो जाता है ताकि उसमें सहभागी बने, उन चीजों को सीखें और सीख करके विद्यालय में उनको अपनाएं। ये चीजें कक्षा का संचालन भी हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इनकी व्यवस्था भी उनके द्वारा दी जाती है कि कक्षा में संचालन हम बच्चों को किस प्रकार से सही बैठाएं, बच्चों को किस प्रकार से शिक्षण करवाएं, बच्चों को किस प्रकार से सिखाते हुए बच्चों का मनोरंजन करते हुए शिक्षा की व्यवस्था हम करें। ऐसी व्यवस्थाओं का संचालन इनके द्वारा किया जाता है। ये भी चीजें हमारे डाइट की गतिविधियों के अंतर्गत है। विद्यालय अभिलेख, अब कई प्रकार के विद्यालय के जो अभिलेख होते हैं, कई प्रकार के अभिलेख है। जो नए नियुक्त जो टीचर होते हैं, जो ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, वो विद्यालय के अभिलेख से अनभिज्ञ रहते हैं। इसलिए अभिलेखों को बताना भी जरूरी हो जाता है कि विद्यालय के संचालन उन्हें करना है। कई विद्यालय ऐसे होते हैं जहाँ 2 अध्यापक ही होते हैं, एक छुट्टी पर चला जाता है, एक को संभालना पड़ता है, तो उन सारे अभिलेखों की जानकारी भी उन अध्यापक को होनी चाहिए। उन विद्यालय की व्यवस्थाओं को कैसे सुचारू रूप से संचालन करें, ये सारी व्यवस्था उनको आनी चाहिए। इसलिए डाइट की गतिविधियों में सारी चीजें सिखाई जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। परीक्षा के नियम, कौन कौन से परीक्षा कब करवाई जाए, कैसे उनका मूल्यांकन किया जाए, कब उनका मूल्यांकन क्या, ये भी व्यवस्था हमारे परीक्षा के नियमों के अंतर्गत आती है कि कब 5वीं क्लास की परीक्षा, कब 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास की परीक्षा संपन्न करवाई जाए। ये सब डाइट के अनुसार जो दिशा निर्देश उनके द्वारा संपन्न की जाती है, उनके अनुसार ही विद्यालय का संचालन किया जाता है, परीक्षा संपन्न की जाती है। ये सारी व्यवस्थाओं का कार्य भी उनके द्वारा गतिविधियों में आता है। न्यूनतम अधिगम स्तर पर प्रायोजना, अभ्यास पुस्तिका का निर्माण, जो भी हमारे न्यूनतम अधिगम स्तर जो प्रायोजना है, जो हमें योजना बनानी है अधिगम की, सिखाने की योजना बनानी है, उसका अभ्यास पुस्तिका का निर्माण भी अध्यापक करता रहता है कि कल मुझे कौन सा पाठ पढ़ाना है। उन पाठ के अनुसार हम अभ्यास पुस्तिका के अनुसार हम उस लेसन की तैयारी करते हैं और सहायक सामग्री बना करके अध्यापक उनका बच्चों को अधिगम करवाता है ताकि हमारा जो अधिगम है वो अच्छा बन सके, उसकी योजना ठीक प्रकार से हो सके। ये सारी गतिविधियों का कार्यक्रम भी हम डाइट करते हैं। लैब एरिया, क्रियात्मक अनुसंधान, अनौपचारिक शिक्षा के बारे में जो भी हमारा जो लैब एरिया है, जो जिनके अंतर्गत हमें बच्चों को कार्यक्रम से जोड़ना होता है, जैसे बच्चों का नामांकन करना, ज्यादा से ज्यादा हम बच्चों को शिक्षा से जोड़े, उनका नामांकन करें। और नामांकन तो कर लिया हमने, अगर बच्चा प्रवेश तो ले लिया, प्रवेश लेने के बाद विद्यालय नहीं आ रहा है तो हमें उनका ठहराव करना, ठहराव को सुनिश्चित करना भी हमारा कर्तव्य हो जाता है कि किस प्रकार से बालक विद्यालय में ठहरे और ठहरने के बाद वो अध्ययन करें। इसलिए नामांकन के साथ साथ ठहराव भी उनका होना चाहिए। ये भी हमारे कार्यक्रम में इसके अंतर्गत आते हैं। प्रार्थना सभा में सुधार भी करना भी उनका हमारा कार्य हो जाता है कि प्रार्थना सभा में, जिसमें विभिन्न प्रकार के हमारे और लैब एरिया में वृक्षारोपण, विज्ञान किट आदि आते हैं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है ये जो मैंने डाइट का जो पूरा प्रोग्राम आपको बताया, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत मैंने आपको उद्देश्य, मैंने आपको उनके जो संगठन और उनकी स्थापना एवं डाइट की गतिविधियों के बारे में जो आज ज्ञान दिया है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपने इसको धैर्य से सुना होगा, देखा होगा। अगली वीडियो लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।